जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पहली अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम में अगले डेवलपमेंट का इंतजार कर रही है। और इससे पहले कि डेवलपमेंट शुरू हो, इस समय भारतीय थल सेना से उन्हें प्रिलिमिनरी स्टॉप क्वालिटी रिक्वायरमेंट यानी पीएसक्यूआर का इस समय इंतजार है। जैसे पीएसक्यूआर को इशू कर दिया जाता है तो आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत जल्दी ये चीजें इशू भी होने वाली हैं। इससे पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा सितंबर 3 2024 को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था और अब एफआरसीबी प्रोग्राम जो है अपने अगले स्टेज की प्रोग्रेस के लिए तैयार है। एफआरसीबी भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा, क्योंकि इसको इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि ये जो पुराने ऑपरेशनल टैंक हैं हमारे, उनको रिप्लेस करके जो फ्यूचर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये भारतीय थल सेना को प्रदान करेंगे। और इसके लिए डीआरडीओ को जो पीएसक्यूआर है इसका इंतजार होने वाला है। दरअसल यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार जैसे ही आर्मी के द्वारा पीएसक्यूआर इशू कर दिया जाएगा तो फिर जो प्रोक्योरमेंट है उसमें आपको कुछ बेसिक स्टेप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला होगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिलीज करेगी और जो एलिजिबल डेवलपर्स हैं उनसे जो प्रपोजल्स हैं उनको एक्सपेक्ट करेगी। फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है डेवलपमेंट एजेंसीज का वो होने वाला है और फिर प्रोटोटाइप डिजाइन और डेवलपमेंट फेज की शुरुआत होगी। तो ये सारी चीजें एक युद्ध स्तर पर की जाएंगी और कम से कम समय में इन लेंदी प्रोसेस को पूरा करने का यहाँ पर प्रयास होगा, ताकि भारतीय थल सेना को जो एडवांस एफआरसीवी है ये प्रपोज टाइमलाइन के अंतर्गत ही दी जा सके। क्योंकि आप सब जानते हैं आमतौर पे भारत अपने लेट लतीफ़ी और जो प्रोग्राम डिले है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पहले से ही क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है, लेकिन अब ये चीज़ें यक्षा भी बदलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमें पता है भारतीय वायुसेना का जो एमटीए प्रोग्राम है इसमें हमें हाल ही में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये इशू कर दी गई है, लेकिन अब रिपोर्ट्स इस तरफ इंगित कर रही हैं कि इस पूरे प्रोग्राम से जो अमेरिकी C-130 जो सुपर हरक्यूलिस है ये बाहर होता नजर आ रहा है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट को देख रही है जो कि उनके AN-32 और IL-76 प्लेटफॉर्म को रिप्लेस तो कर सके, लेकिन इसके अलावा भारतीय थल सेना की एक बहुत ही क्रिटिकल और मेजर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम हो। दरअसल भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ने इच्छा व्यक्त करी है कि जो भी एमटीए सेलेक्ट किया जाए यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाए, यह 25 टन वजनी जोरावर लाइट टैंक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम हो। खासकर जो फॉरवर्ड पोजीशन है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में वो कैपेबल होना चाहिए। और जब से ये रिक्वायरमेंट सामने आई है तो इस तरीके से अगर हम देखें तो C-130 जैसे पर हरक्यूलिस जो है ये रेस से बाहर हो चुका है ऑलरेडी। और इस समय दो कंटेंडर्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला C-390 मिलेनियम और दूसरा है एयरबस का A400M एटलस। और इन्हीं को लेकर माना जा रहा है कि इनकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये जोरावर के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि अगर C-390 मिलेनियम की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी तकरीबन 26 टन की है और A400M एटलस की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा 37 टन की है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है। हालांकि अगर हम मिलेनियम की बात करें तो ये रोबस्ट कार्गो रैम्प के साथ देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 26,000 किलोग्राम तक की जो पेलोड है इनको कैरी कर सकती है। फिर इसमें जो हैवी और ट्रैक्ड व्हीकल है ये भी शामिल है। A400M एटलस की बात करें तो इसमें तकरीबन अगर हम देखें तो स्पेस C-390 मिलेनियम से ज़्यादा ही है। तो भारतीय वायुसेना के अब पाले में यह चीज़ है कि भारतीय वायुसेना किसको सिलेक्ट करती है और किसको रिजेक्ट करती है, लेकिन जो भी करना होगा ये शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा। जैसे जैसे एम का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है तो उसको लेकर जो डिटेल्स हैं ये भी सामने आना शुरू हो गई हैं और एक के बाद एक जो नई डिटेल्स है ये पब्लिक डोमेन में आना सामने शुरू हुई हैं, जिसके बाद से एमका की एक्चुअल कैपेबिलिटी की जो झलक है वो हमें पहले से ही देखने को मिल रही है। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, इसमें बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड काउंटर मेजर सिस्टम है ये इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे ताकि इसकी जो सर्वाइबिलिटी है कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में उसको बढ़ाया जा सके। और इन्हीं सिस्टम्स में से एक होने वाला है कंसील्ड चैफ काउंटर मेजर फ्लेयर और रेडियो फ्रिक्वेंसी काउंटर मेजर। बेसिकली ये सिस्टम्स काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं एयरक्राफ्ट को वाइड रेंज ऑफ मिसाइल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में। अब अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
अब किसी भी स्टेल्थ फाइटर के एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी वो एनिमी के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम से खुद को कितना छिपा सकता है, यही उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि जो स्टेल्थ कोटिंग होती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, ये एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को काफ़ी कम करती है। अब एमका की जहाँ तक बात रही, तो इसमें टोड डिकॉय डोर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस में क्लोज रहेंगे, ताकि इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। लेकिन ये डोर तभी ओपन होंगे जब इन्हें काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय करना होगा, और ये इंश्योर करेंगे कि एमका का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो मिनिमल रहे कॉम्बैट के दौरान। अब जो कंसील्ड सिस्टम है, ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ट्रेडिशनल काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट के तुलना में, जहां पर एक्सटर्नल अटैचमेंट को यूज किया जाता है और उससे जो स्टेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन इस केस में जो कंसील्ड सिस्टम है, ये इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि जो एमका का लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिज़ाइन है या जो स्टेल्थ डिज़ाइन है वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एमका की स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो सर्वाइवबिलिटी है उसको भी इनहांस किया जा सके। और ये जो आरएफसीएम सिस्टम है, ये एमका के लिए इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो मिसाइल होती है जिन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी से गाइड किया जाता है, उनसे भी बचा के रख सके, और इसके अलावा जो रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट करने में सक्षम होगा। यानी एमका को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट है भारतीय नौसेना के राफेल एम प्रोक्योरमेंट को लेकर। भारतीय नौसेना राफेल एम को लेकर काफी गंभीर है, और एक के बाद एक जो बहुत सारे एडवांसमेंट है उसको किए जाने की तैयारी भारतीय नौसेना की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भारतीय नौसेना जो राफेल एम वेरिएंट खरीद रही है, उसको अपने कैरियर ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने से पहले उसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस करवाए जाएंगे। कुछ बड़े घातक हथियार हैं जिनको भारतीय नौसेना के द्वारा इस समय चूज किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि फ्रेंच बिल्ड जो एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल है, ये काफ़ी रिलायबल और काफ़ी घातक मिसाइल है, लेकिन इसकी जो सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज है, ये भारतीय नौसेना के लिए थोड़ा चिंताजनक है। और भारतीय नौसेना ये मान के चल रही है कि जिस प्रकार शिप के जो सोफिस्टिकेशन डिफेंस सिस्टम सोफिस्टिकेटेड है, और जिस प्रकार एडवांस लॉन्ग रेंज के जो सरफेस टू मिसाइल सिस्टम आजकल शिप में देखने को मिलते हैं, उनके मद्देनज़र ये मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगी। और ऐसे में जो लोकल डेवलप्ड एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और दूसरी जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उन पे भी गौर किया जा रहा है, ताकि वो लॉन्गर रेंज के मिसाइल को यूज़ कर पाएँ, जो कि भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। एग्रोसेट निसंदेह काफ़ी रिलायबल एंटी शिप वेपन है, लेकिन ये स्क्रूटनी के अंतर्गत इसलिए आया है क्योंकि इसमें सिर्फ 70 किलोमीटर की रेंज है, और एग्रोसेट आज के सोफिस्टिकेशन जो है मॉडर्न वॉरशिप्स के, उनके मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा एक आसान टारगेट बन सकता है। और ऐसे में भारतीय नौसेना चाहती है कि राफेल एम में जो ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, और नज्म एमआर यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज जैसी जो मिसाइल्स हैं, इनको इंकॉर्पोरेट किया जाए, और इन मिसाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान है वो आकर्षित भी करवाया है। और यही कारण है कि ब्रह्मोस एनजी जो कि 290 किलोमीटर की रेंज के साथ हमें देखने को मिलेगी और मैक 3.5 की स्पीड होगी, वो ना सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और घातक भी है। वहीं अगर हम नज्म एमआर की बात करें, तो नज्म एमआर भी इस क्रम में काफ़ी ज़्यादा घातक मिसाइल है, जो कि भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये रिपोर्ट अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।